अपने आप को इस्लामिक रिजीम का बादशाह बताने वाले, ईरान का मसीहा मानने वाले खामनेई के बारे में एक ऐसी खबर निकल कर आई है जो ये साफ बताती है कि कैसे शरिया के नाम पर और इस्लाम के नाम पर खामनेई सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। दरअसल एक रिपोर्ट दावा कर रही है कि आयतुल्ला खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई ने विदेशों में कई बड़ी महंगी संपत्तियों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया है। इसमें कई शेल कंपनियां भी शामिल हैं। खामनेई की करम कुंडली की पूरी कहानी आज आपको बताएंगे। इधर अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक साथ कई अनसुलझे सवाल खड़े हो गए हैं। सत्ता संतुलन से लेकर पार्टी की कमान तक, पारिवारिक विरासत से लेकर गठबंधन की दिशा तक, हर मुद्दे पर अब खालीपन को भरने की कोशिश हो रही है। तो क्या उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार बनेंगी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम? प्रफुल्ल पटेल और भुजबल की मुलाकात के बाद से क्यों लगने लगी ऐसी अटकलें, ये भी बताएंगे आपको। और इसके अलावा फोन टैपिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब एसआईटी ने बाकायदा नोटिस भेजकर उन्हें तलब किया है। तो उम्रदराज केसीआर से कब होगी पूछताछ, एक नजर इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे ईरान की सत्ता के सबसे ताकतवर परिवार से जुड़े उस खुलासे की जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई को लेकर एक चौंकाने वाली जांच सामने आई है। ब्लूमबर्ग की करीब एक साल तक चली इस गहन जांच में दावा किया गया है कि मुज्तबा खामनेई ने विदेशों में अरबों रुपए की महंगी संपत्तियों का एक छुपा हुआ नेटवर्क खड़ा किया है। हैरानी की बात यह है कि उनके नाम पर सीधे तौर पर एक भी संपत्ति दर्ज नहीं है, लेकिन साल 2011 से वो कई बड़ी प्रॉपर्टी सौदों में कथित तौर पर अहम भूमिका जरूर निभाते रहे हैं। जांच के मुताबिक इन सौदों को शेल कंपनियों और बिचौलियों के जरिए अंजाम दिया गया ताकि असली मालिक का नाम सामने ना आ पाए। रिपोर्ट ये भी बताती है कि ये नेटवर्क ईरान से निकलकर ब्रिटेन, दुबई, जर्मनी और स्पेन तक फैला हुआ है। लंदन के बेहद महंगे इलाके बिलियनियर्स रो यानी द बिशप्स एवेन्यू के मौजूद कई आलीशान और ज्यादातर खाली पड़े बंगले इसी नेटवर्क से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इन संपत्तियों की कुल कीमत 138 मिलियन डॉलर से कहीं ज्यादा आकी गई है। इसके अलावा दुबई का एक लग्जरी विला है, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में एक महंगा होटल है, स्पेन के मयोर्का द्वीप पर एक हाई एंड होटल भी इसी पोर्टफोलियो का हिस्सा बताया जा रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर इतना पैसा आया कहां से? अब ब्लूमबर्ग के मुताबिक इन संपत्तियों में लगाया गया पैसा ईरान के तेल की बिक्री से आया। इस रकम को ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, लिंकस्टेन और यूएई के बैंकों के जरिए घुमाया जा रहा है। इस पूरे नेटवर्क में ईरानी बैंकर अली अंसारी का नाम भी शामिल है। उस पर ब्रिटेन पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है। हालांकि अली अंसारी ने मुज्तबा खामनेई से किसी भी तरह के रिश्ते से इनकार किया है। ये खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान वैसे ही गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और देश में हाल के वर्षों में बड़े और हिंसक विरोध प्रदर्शन भी देखे जा रहे हैं। सवाल साफ है कि जब आम ईरानी जनता महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, तब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की ये आलीशान जिंदगी क्या जायज है? और इधर अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सन्नाटा पसरा हुआ है। अब उनकी रिक्त जगह को भरने की कोशिश की जा रही है। सियासत में देखें तो उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के पद खाली हो चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर उठ रहा है। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को इन पदों पर नियुक्त करने की अटकलें अब तेज हो चली हैं। एनसीपी नेता और अजीत पवार के समर्थक उन्हें डिप्टी सीएम बनाने की भी मांग कर रहे हैं ताकि अजीत पवार की विरासत बनी रहे। इस बीच एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की। उसके बाद ये अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई। सूत्रों का कहना है कि एनसीपी नेता ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि सुनेत्रा पवार एनसीपी की जिम्मेदारी संभाले और डिप्टी सीएम का पद भी ग्रहण करे। कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि दोनों परिवार मिलकर के नेतृत्व पर विचार विमर्श करें। यदि अजीत पवार की विचारधारा को कायम रखना है तो सुनेत्रा पवार, उनके बेटे पार्थ पवार और जय पवार को मौका दिया जाना चाहिए। अगर उन्हें यह मौका मिलता है तो पार्टी पर अजीत पवार की छाप बनी रहेगी।
अनुमान तो यह भी लगाया जा रहा है कि राष्ट्रवादी पार्टी के कई नेता डिप्टी सीएम पद के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि छगन भुजबल समेत कई नेताओं ने अजीत पवार के साथ लंबे समय तक काम किया। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार राज्यसभा सांसद है, राजनीति में सक्रिय भी हैं, लेकिन अब तक उन्होंने कोई प्रशासनिक या संगठनात्मक नेतृत्व में कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई है। वहीं उनके बेटे की बात करें तो बेटा पार्थ पवार राजनीति में आ चुका है, लेकिन पार्थ युवा जरूर है। अनुभव की कमी उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और दूसरे बेटे जय पवार फिलहाल राजनीति से दूर रहकर पारिवारिक व्यवसाय संभाल रहे हैं। ऐसे में अब यह भी चर्चा है कि क्या अजीत पवार की विरासत परिवार से बाहर किसी भरोसेमंद नेता को सौंपी जा सकती है? क्या भाजपा और शिवसेना यानी शिंदे गुट एनसीपी को फिर से डिप्टी सीएम का पद सौंपेंगे? और अगर हाँ, तो पार्टी किस चेहरे को आगे करेगी? सुनेत्रा पवार या पार्थ पवार के नाम पर चर्चा तो तेज है, लेकिन दोनों ही विकल्पों पर सहमति बन पाना अभी आसान नहीं दिख रहा। अब देखना होगा क्या ये विरासत परिवार के भीतर ही सिमटेगी या फिर पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को आगे बढ़ाया जाएगा। और अब बात करते हैं तेलंगाना की। वहां तेलंगाना पुलिस के विशेष जांच दल ने केसीआर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीआरएस सरकार के कार्यकाल में फोन टैपिंग होने के आरोपों की जांच के सिलसिले में पार्टी चंद्रशेखर राव को पूछताछ के लिए अब पेश होना पड़ेगा। इसके लिए बाकायदा गुरुवार को उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। एसआईटी ने 30 जनवरी को पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा है। नोटिस में एसआईटी ने कहा है कि चूंकि केसीआर की उम्र 65 वर्ष से अधिक है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत वो या तो जुबली हिल्स पुलिस थाने में आ जाए या फिर हैदराबाद में अपने लिए किसी सुविधाजनक स्थान की जानकारी दे दे, जहां उनसे पूछताछ की जा सके। इससे पहले केसीआर के बेटे केटी रामाराव 23 जनवरी को और पार्टी के वरिष्ठ विधायक टी हरीश राव 20 जनवरी को इस मामले में एसआईटी के समक्ष पेश हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक ये मामला राजनेताओं, व्यापारियों, पत्रकारों और न्यायपालिका के कई सदस्यों और कई जाने माने लोगों के कथित तौर पर बड़े पैमाने पर अनाधिकृत रूप से अवैध तरीके से फोन टैपिंग की निगरानी के आरोप से जुड़ा हुआ है। मामले के मुख्य आरोपी तेलंगाना के पूर्व खुफिया प्रमुख टी प्रभाकर राव से एसआईटी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। एसआईबी के एक निलंबित डीएसपी सहित 4 पुलिस अधिकारियों को मार्च 2024 से हैदराबाद पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से खुफिया जानकारी मिटाने और बीआरएस के कार्यकाल में फोन टैपिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। बाद में सभी को जमानत जरूर मिल गई, लेकिन अब इस मामले में केसीआर को नोटिस जारी कर दिया गया है। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।